तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की यानी कि 17 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किस राज्य पुलिस ने मिशन निश्चय योजना शुरू की है, तो आंसर होगा पंजाब में। तो अभी पंजाब पुलिस ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और विलेज डिफेंस कमिटीज के साथ मिलकर के ये मिशन निश्चय नाम से एक योजना शुरू की है। कहाँ पे? तो पंजाब में जो फजलका जिला है तो उसमें भारत पाक बॉर्डर के समीप जो 42 गांव में 42 विलेजेस हैं, वहां पे इनको शुरू किया गया। क्या होगा इसमें? तो वहां पे घर घर जाकर के लोगों से संपर्क किया जाएगा और नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति के बारे में खुफिया जानकारी जुटाई जाएगी। अब पंजाब का फजलका जिला ही क्यों? क्योंकि आप देखोगे पंजाब जो है ये पाकिस्तान के साथ में 553 किलोमीटर की सीमा लगाता है, जिसमें से ये फजलका जिला 108 किलोमीटर की सीमा लगाता है अकेला, इसीलिए इसे चुना गया। अच्छा, यहाँ पे पुलिस से संबंधित कुछ और भी मिशन में आपको रिवाइज कराता हूँ और क्वेश्चन में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अगर आपसे पूछे अभी किस राज्य की पुलिस ने डिजिटल प्लेटफॉर्म त्रिनेत्र ऐप 2.0 को लॉन्च किया था, तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। और बताओ भारत की पहली पुलिस ड्रोन यूनिट किसने शुरू की थी? चेन्नई पुलिस ने। वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना को किसने शुरू किया था, तो आंसर होगा प्रयागराज पुलिस ने। और पूछे किस राज्य से राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म कर दिया, तो आंसर होगा उत्तराखंड। और अभी निजात अभियान किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया था जिसे अमेरिका का प्रतिष्ठित IACP अवार्ड मिला था, तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो पुलिस से संबंधित ये भी आपके करंट अफेयर्स के प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखिएगा। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैश्विक पवन दिवस वर्ल्ड विंड डे कब मनाया गया, तो आंसर होगा 15 जून को। हर साल 15 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड विंड डे के रूप में। पहली बार 2007 में मनाया गया था। आपको पता है हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा का हमारा जो टारगेट है, जो लक्ष्य है, वो क्या है? 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी हमें पैदा करनी है, प्रोड्यूस करनी है। और इसमें विंड एनर्जी का कितना हिस्सा है? 140 गीगावाट। और अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कौन है, तो कैबिनेट मिनिस्टर्स नए बने हैं, उनका ट्रिकी वीडियो मैंने आप लोगों को बना करके दिया है। और वहां पे हमने पढ़ा था कि एनर्जी किसके अंदर आ गई है? प्रहलाद के अंदर आ गई है, क्योंकि प्रहलाद को जलाया गया था लेकिन वो जले नहीं, वो सारी ऊर्जा उन्होंने अपने अंदर ले ली थी। तो आंसर हो जाएगा प्रहलाद जोशी। अब आपके लिए एक होमवर्क प्रश्न, इनके पास एक और मंत्रालय है, वो ट्रिक से याद करो, कितना आसान हो जाएगा आपके लिए याद करना। होलिका दहन से ही बाकी वाली मिनिस्ट्री भी आपको याद आ जाएगी। मैं याद दिलाऊं तो उस होलिका दहन के समय और क्या क्या चीजें हो रही थी? वहां अफेयर चल रहे थे, फूड सेका गया था, उसे पब्लिक में प्रसाद के रूप में बांटा गया था, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन की मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में है। तो ट्रिक से इतना आसान हो गया चीजों को याद रखना। अगर आप में से अभी भी वीडियो को कोई पहली बार देख रहे हैं तो कैबिनेट मिनिस्टर्स का वो ट्रिकी वीडियो जरूर देखिएगा। बाकी डेली कोई ना कोई मिनिस्टर में आपको रिवाइज कराता ही रहूंगा करंट अफेयर्स की क्लास में। बाकी डे वाला प्रश्न है, तो चलो जून के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज करा दूं। तो पहला डे था 1 जून को विश्व दूध दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना का स्थापना दिवस, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, 8 जून को विश्व महासागर दिवस, 8 जून को ही वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस, 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, और 15 जून को भी विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार दिवस भी मनाया था, और 15 जून को ही वर्ल्ड विंड डे के रूप में भी मना रहे हैं। तो ये आधा जून हो गया, और आधे जून में ये सारे डेज हैं, याद रख लेना, ये आपको याद होने चाहिए। डेली हम रिवाइज करते हैं जब भी डे वाला प्रश्न आता है, तो अगर आप हमारे साथ साथ रिवाइज करते रहोगे, बोलते रहोगे, तो आपको यहीं पे याद हो जाएंगे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में रज महोत्सव 2024 ये कहाँ पे मनाया गया, तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो रज महोत्सव ये उड़ीसा में मनाया जाता है। ये 3 दिनों का अनूठा त्योहार है। अभी 14 जून को ये मनाया गया। एक्चुअली में ये महोत्सव धरती माँ को समर्पित है। इसमें 3 दिनों तक धरती माँ की विशेष पूजा होती है। अच्छा, उड़ीसा में ही और भी कई तरह के उत्सव महोत्सव होते हैं, वो मैं आपको रिवाइज कराऊं। तो एक तो ये रज पर्व हमने देख लिया, एक नुआखाई महोत्सव होता है, बाली जात्रा महोत्सव होता है, कोणार्क नृत्य महोत्सव यहाँ पे होता है, छऊ महोत्सव होता है, बोईता बंदना महोत्सव होता है, शीतल षष्ठी पर्व यहाँ पे मनाया जाता है, थानु जात्रा उत्सव यहाँ पे मनाया जाता है, और एक कलिंग महोत्सव भी याद रखना, वो भी उड़ीसा में मनाया जाता है। अच्छा, ये तो उड़ीसा के उत्सव महोत्सव हो गए। इसके अलावा कुछ और मैं फेस्टिवल आपको रिवाइज कराऊं
तो एक तो बन्नी उत्सव अगर पूछे तो ये मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, लोसांग महोत्सव सिक्किम का है, सिग्मो महोत्सव गोवा में मनाया जाता है, तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश में, गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में, हेथाई अम्मन उत्सव तमिलनाडु में, जल्लीकट्टू महोत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तमिलनाडु में थाईपुसम त्योहार, आदि पेरक्कू ये सब मनाते हैं। कंबाला ये कर्नाटक का है। भाई जल्लीकट्टू में तो क्या होता है, जो सांड होता है, जो बेल होता है, उसको कंट्रोल करते हैं। और कंबाला में क्या होता है, ये भैंसों की दौड़ होती है। मकर विलक्कू उत्सव ये केरल का है। ऊंट महोत्सव हो गया, ये राजस्थान का है, राजस्थान के बीकानेर में। और मरु महोत्सव ये भी राजस्थान में, राजस्थान के जैसलमेर में। तो यहाँ पे 11 फेस्टिवल मैंने आपको और रिवाइज करा है, इनको भी ध्यान में रखना। ये सारे न्यूज में थे। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म कौन सी रही? तो आंसर होगा बिली एंड मॉली। तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की हम बात कर रहे हैं। अभी 2024 में ये इसका 18वां संस्करण था। कहाँ पे हुआ? मुंबई में। और मुंबई के अलावा 4 भारतीय शहरों में इस बार इसका आयोजन किया गया। वो 4 भारतीय शहर दूसरे कौन से हैं? दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई। अभी 15 से लेकर 21 जून 2024 तक इसका आयोजन हुआ। और इसमें होस्ट फिल्म यानी कि उद्घाटन फिल्म रही चार्ली हैमिल्टन जेम्स द्वारा निर्देशित बिली एंड मॉली। और ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल हर 2 साल में एक बार होता है। पहली बार 1990 में हुआ था। अच्छा, यहाँ पे आपको कुछ और इम्पोर्टेंट अवार्ड्स में आपको रिवाइज कराता हूँ। जैसे कि अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था कांस फिल्म फेस्टिवल। तो कांस फिल्म फेस्टिवल याद रखना 2024 में इसका 77 नंबर का एडिशन था, जो कहाँ पे होता है हर साल, ये पेरिस फ्रांस में ही होता है। इसमें 4 भारतीयों के नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने इसमें पुरस्कार जीता। एक तो पायल कपाड़िया का नाम याद रखना है, और इनकी फिल्म है ऑल वी इमेजिन एज लाइट। इसने फीचर फिल्म कैटेगरी में ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता। और इनके अलावा एक भारतीय सिनेमेटोग्राफर हैं संतोष सिवान, उन्होंने इस कांस फिल्म फेस्टिवल में प्रतिष्ठित पियरे एजेनिक्स ट्रिब्यूट पुरस्कार जीता। और ये पुरस्कार जीतने वाले वो पहले एशियाई व्यक्ति बने। और इनके अलावा अन्ना सुया सेन गुप्ता की बात करें तो उनकी फिल्म है शेमलेस, और उसमें अनसर्टेन रिगार्ड कैटेगरी में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी थी। और एक है चिदानंद नायक, उनकी शॉर्ट फिल्म है सनफ्लावर वर द फर्स्ट वंस टू नो, जिसने ला सिनेफ पुरस्कार जीता। तो ये कांस फिल्म फेस्टिवल में 4 भारतीयों के नाम इंपॉर्टेंट रहेंगे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप ध्यान में रखना। बाकी 2024 में जो ऑस्कर पुरस्कार थे वो भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे इस बार इसका ये कौन सा एडिशन, ये आपका होमवर्क प्रश्न होता है। बाकी बेस्ट पिक्चर का अवार्ड मिला है, बेस्ट मूवी का अवार्ड ओपेनहाइमर को, बेस्ट डायरेक्टर इसी मूवी के हैं क्रिस्टोफर नोलान, बेस्ट एक्टर इसी मूवी के हैं सिलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं पुअर थिंग्स मूवी के लिए एमी स्टोन। तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी विश्व बैंक के कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह पोर्ट कौन सा है? तो आंसर होगा विशाखापत्तनम पोर्ट। तो हम बात कर रहे हैं कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 की। इसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने, और इसमें टॉप 20 में भारत का एकमात्र पोर्ट है विशाखापत्तनम पोर्ट, आंध्र प्रदेश में जो है। इस लिस्ट में वो 19वें स्थान पर है। इसके बाद 27वें नंबर पे जो गुजरात का मुंद्रा पोर्ट है जो अडानी के पास है वो आता है। और 47वें नंबर पे एन्नोर पोर्ट है जिसे कामराज पोर्ट भी कहते हैं, ये तमिलनाडु में है। लेकिन इसमें पहले स्थान पे कौन है? तो इसमें पहले स्थान पे यांगशान पोर्ट है जो कि चाइना का है। दूसरे पे है ओमान का सलाला पोर्ट। अच्छा, कुछ और पोर्ट में आपको रिवाइज कराऊं तो एक गोपालपुरा पोर्ट याद रखना उड़ीसा में है, मुंद्रा पोर्ट आपने कहा गुजरात में है, हारफा पोर्ट ये इजराइल में है, हजीरा पोर्ट गुजरात हो गया, धामरा पोर्ट उड़ीसा हो गया, चाबहार पोर्ट ईरान हो गया, भारत ने बनाया, ग्वादर पोर्ट ये पाकिस्तान में है, चाइना ने बनाया, दुक्कम पोर्ट ओमान है, कांडला पोर्ट गुजरात है, कांडला पोर्ट का नया नाम है पंडित दीनदयाल पोर्ट, विजिंगम पोर्ट ये आपको मिलेगा केरल में। और अगर मैं पूछूं श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कहाँ पर है तो ये आपको मिलेगा कोलकाता में। अब देखो इस इंडेक्स को, इस सूचकांक को जारी किया वर्ल्ड बैंक ने, तो वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना होती है 1944 में, और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा वॉशिंगटन डीसी में। अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा है। वैसे वर्ल्ड बैंक और भी कई तरह के इंडेक्सेस जारी करता है, जैसे कि वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट भी ये जारी करता था लेकिन उसको बंद कर दिया। अब उसकी जगह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ये जारी करेगा। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी करता है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स ये जारी करता है।
तो ये भी ध्यान में रखना। आपको याद हो तो अभी विश्व बैंक आर्थिक सलाहकार पैनल में एक भारतीय को शामिल किया गया था, उनका नाम राकेश मोहन है। ये आरबीआई के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर हैं, तो ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण के अनुसार दूध और दुग्ध उत्पादों का सर्वाधिक उपयोग करने वाला शीर्ष राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 की, यानी कि हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे 2022-23 की। इसको जारी किया सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने। और ये सर्वे हर 5 साल में जारी होता है, याद रखना। इसमें कंजप्शन यानी कि व्यय का डेटा बताया जाता है, जैसे कि दूध और दूध उत्पाद जो मिल्क प्रोडक्ट्स होते हैं उनके कंजप्शन के मामले में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है, यानी कि सबसे ज्यादा कहां पर होता है? तो हरियाणा में। दूसरे स्थान पे राजस्थान। उसी तरह से पेय पदार्थों में बात करेंगे तो पहले स्थान पे तमिलनाडु है। मांस, अंडा, मछली, इनके उपभोग में, इनके कंजप्शन में अगर बात करेंगे तो केरल प्रथम स्थान पर है। गांव और शहरों दोनों का डेटा है, तो ये जो प्रथम स्थान बोल रहा हूं ये गांव में भी प्रथम हो गया और शहर में भी प्रथम हो गया। उसी तरह से परिवहन के उपयोग के मामले में अगर बात करेंगे तो इसमें पहले स्थान पर केरल ही है। एक चिकित्सा व्यय और बताया गया, तो इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में बात करोगे तो केरल प्रथम स्थान पे है, टॉप पर है, और शहरी क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल टॉप पर आता है। तो ये इस तरह से हर कैटेगरी करके ये डेटा बताया गया जो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कलाकार राजीव तारानाथ का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो आंसर होगा सरोद। तो सरोद वादक पंडित राजीव तारानाथ का भी 91 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वे उस्ताद अली अकबर खान जो कि एक फेमस सरोद वादक थे, उनके शिष्य थे ये राजीव तारानाथ, और अभी इनका हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 2019 में भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री और सन 2000 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है। अच्छा, इसी तरह से कुछ प्रमुख कलाकार यहाँ पे आपके सामने लिखे हुए हैं और इनका संबंध किससे है ये आप एक बार देख लो, क्योंकि कई बार प्रश्न आ जाते हैं इस तरह के। जैसे कि पंडित रविशंकर सितार वादक थे, पन्नालाल घोष बांसुरी वादक थे, भजन छोपारी संतूर वादक थे, और संतूर वादक ही ये पंडित शिव कुमार थे। अली अमजद खान सरोद वादक, गणेश राजगोपालन वायलिन वादक, पंडित राम नारायण सारंगी वादक थे, और एस बालचंद्र और विश्व मोहन भट्ट ये वीणा वादक थे। तो ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा देखो, मैं आपको बता दूं, हो सकता है आज की वीडियो में आपको लगे कि मैं उस तरह से नहीं पढ़ा रहा हूं या उस तरह से आपको रिवीजन नहीं करा रहा हूं जैसा कि मैं हमेशा आपको करवाता हूं। और कल के दिन भी आपने नोटिस किया होगा, कल वीकली वाला वीडियोस लाने वाले थे लेकिन वो ला नहीं पाए, और जो आपका रिवीजन वाला वीडियो में लेकर के आता हूं डेली, वो भी मैं आपको अपलोड नहीं कर पाया। तो इन सब के पीछे एक ही कारण है। कल मेरे घर में एक ट्रेजेडी हो गई। कल मेरे फादर का एक्सीडेंट हो गया। वो हाईवे से जा रहे थे, पीछे ट्रक ने टक्कर मार दिया। वहां की कुछ फोटोज भी मेरे पास है जो मैं आपको दिखाता हूँ। मतलब ये एक्सीडेंट बहुत ही भीषण था। हाँ, आप देख रहे होंगे ये कमर्शियल व्हीकल है, एक 3 व्हीलर है, टेम्पो है, और शायद मैंने कभी आपको बताया नहीं है, मेरे फादर एक ड्राइवर है। ये तो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि विलेज एरिया में हम लोग रहते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि कभी मैंने आपको अपने बारे में कुछ चीज़ें बताई नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा आपको पढ़ाने आता हूँ, पढ़ाता हूँ और चला जाता हूँ। क्योंकि देखो, अलग अलग थिंकिंग रहती है लोगों की। मेरा हमेशा से मानना रहा है कि बस काम मेरा पढ़ाने का है, सिर्फ मैं वहीं तक सीमित रहूँ। मैं व्लॉगिंग नहीं कर रहा हूँ जो मैं आपको ये बताऊँ कि ये भी है वो भी है, आपका टाइम वेस्ट करूँ। लेकिन आजकल यूट्यूब पे ये चलन सा हो गया है, लोग पढ़ाने आते हैं, बाकी सब कुछ वहाँ पे करते हैं। अपने घर बार बताएंगे, अपनी शादी बताएंगे, बीबी बच्चे सबसे मिलाएंगे, डांस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं। ये चलन हो गया है, लोग पसंद कर रहे हैं और चलता है। लेकिन मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती। मेरा काम है सिर्फ पढ़ाने। मैं पढ़ाने के लिए आया हूँ, वो पढ़ाता हूँ, अपना काम करता हूँ और चला जाता हूँ। इसलिए शायद इतने साल से आप लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, कभी आपको ये नहीं पता होगा कि मेरे फादर करते क्या है, हम कैसे रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं। वो आज इस कारण से आपको पता लग गया, फोटो आपने देखा। और ठीक है, करते हैं मेरे पिताजी, मेहनत का काम करते हैं, हमारे लिए करते हैं। आपके पिताजी भी करते होंगे, कुछ न कुछ मेहनत का काम करते होंगे। किसी के फादर किसान होंगे, किसी के फादर क्या होंगे। तो आप ये सीन देख रहे होंगे, पीछे से ट्रक ने टक्कर मारी थी। और कई बार आपने सुना होगा, देखा होगा, जो ईश्वरीय चमत्कार होते हैं, जो देवीय शक्ति होती है, वो कल यहाँ पे मैंने फील किया। वरना कल का दिन इतना बुरा था मतलब आप सोच सकते हो, मेरे को बोला नहीं जा रहा है, घर परिवार उजड़ जाता मेरा। तो इसीलिए मुझे दिन भर वक्त नहीं मिला, और मैं कोई आपका ना तो ये कंटेंट ढंग से तैयार कर पाया, ना आज मैं आपको रिवीजन करा पा रहा हूँ। और जब इतनी बात मैंने आप लोगों से करी ली है, तो एक और बात मैं आपको बता दूं, वो बहुत से स्टूडेंट जो कहते हैं कि स्टार्टिंग में एक मोटिवेशन थॉट रख दो,
या बहुत से चैनल स्टार्टिंग में मोटिवेशन थॉट रखते हैं, स्टार्टिंग में एक आध मिनट आपको मोटिवेट करते हैं, तो मेरे ख्याल से उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। वो 2 मिनट का मोटिवेशन थॉट 2 मिनट के लिए ही काम करता है, जब तक आप उसे सुनते हो। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में बैठा है। ये सब बातें आपको पता है जो मैं बता रहा हूँ, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ। सबसे बड़ा मोटिवेशन आपके घर में बैठा है, आपके माता पिता। अपने पिताजी को एक बार काम करते हुए देख लो 2 मिनट। जो 2 मिनट आप मोटिवेशन के लिए समय बर्बाद कर रहे हो सुनने में, अपने पिताजी को काम करते हुए उनकी वर्किंग साइट पे जाकर के देख लो आप 2 मिनट। 2 दिन तक चार्ज रहोगे आप, या उससे ज्यादा भी। तो मोटिवेशन लाइन, मोटिवेशन वीडियोस के पीछे मत भागो, अपने पिताजी को देखो, मोटिवेशन से भर जाओगे। कुछ करो, इधर उधर भागते रहोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भारत के सबसे बड़े मोटिवेशनल स्पीकर आप जानते हो, संदीप माहेश्वरी, वो खुद कहते हैं मेरे वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, 2 मिनट तक मोटिवेटेड रहोगे। जब तक आप कुछ एक्शन नहीं लोगे, जब तक आप कुछ करोगे नहीं, अंदर से मोटिवेशन नहीं आएगा, तब तक ये सारे वीडियोस बेकार है। जब वो बंदा कह रहा है भाई मेरी बात नहीं मानो, उस बंदे की तो बात मानोगे। तो इन सबसे कुछ नहीं होता, अपना कर्म करो। आपको पता होना चाहिए आपको करना क्या है, उसके लिए किसी पे डिपेंडेंट मत रहो कि कोई आकर के आपके अंदर हवा भर जाएगा, चिंगारी लगा जाएगा। चिंगारी की जरूरत है तो खुद ही लगाओ। बाकी खैर कुछ ज्यादा ही बोल गया मैं, मेरे पॉइंट पे आते हैं। तो बस ये कारण था कि आज का वीडियो इतना अच्छा शायद ना लगे आपको, रिवीजन इतना अच्छा ना हो पाए। बाकी खैर ईश्वर का शुक्रिया अदा करता हूँ, वरना क्या पता आज के बाद वीडियोज ही ना आ पाते। और आप लोग भी कहते हैं ना कि बच्चों की बहुत सुनते हैं ईश्वर, तो गॉड से प्रे जरूर कीजिएगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मुझे भी अच्छा लगेगा। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। देखो फिर अगला प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी, गेल इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना ये कहाँ पे स्थापित करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। गेल मतलब गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और इसने भी मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में भारत की सबसे बड़ी इथेन क्रैकर परियोजना शुरू की है, और इसमें 60,000 करोड़ रुपए की लागत आने वाली है। इसमें क्या होगा, इसमें इथेन को एथिलीन में क्रैक करना, यानी कि तोड़ेंगे ये, और फिर इस एथिलीन का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाएगा। वहां पे इसका इस्तेमाल प्लास्टिक बनाने में, रबड़ बनाने में, और जो भी पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स होते हैं उसे बनाने में इसका इस्तेमाल होगा। अच्छा, इथेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C2H6 होता है, और CH4 क्या होता है? वो मीथेन होता है। गेल की बात करें तो स्थापना होती है 1984 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है, और CMD है संदीप कुमार गुप्ता। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी कैंटर ब्रांड्स की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची आई, इसमें किसे शामिल नहीं किया गया है? नहीं का प्रश्न पूछ रहा हूं मैं, तो उत्तर तो हो जाएगा इसका रिलायंस जियो। तो अभी कैंटर ब्रांड्स की 100 सबसे मूल्यवान वैश्विक ब्रांडों की सूची 2024 जारी की गई है। पहले स्थान पे इन्होंने एप्पल को रखा है, दूसरे पे गूगल को रखा है, और तीसरे पे माइक्रोसॉफ्ट को रखा है। अच्छा, तुरंत आप मुझे बताओ, माइक्रोसॉफ्ट के जो सह संस्थापक थे बिल गेट्स, उनकी अभी ऑटोबायोग्राफी आई थी, उसका नाम क्या है? वहीं हम अगर बात करें टॉप 100 में भारत की 4 ब्रांड्स हैं, जिसमें पहले स्थान पे TCS है जो इस लिस्ट में 46 नंबर पर है, दूसरे पे HDFC जो इस लिस्ट में 47 नंबर पर है, फिर एयरटेल है, फिर इन्फोसिस है। तो ये आप ध्यान रखना। और मैंने आपसे पूछा था बिल गेट्स की ऑटोबायोग्राफी आई है, उसका नाम क्या है? सोर्स कोड है, ये भी याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत और IORA मतलब होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन क्रूज पर्यटन सम्मेलन, ये कहां पे आयोजित हुआ? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। हमने कहा IORA मतलब होता है इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन, स्थापना होती है 1997 में। मतलब हिंद महासागर के आसपास के 23 देश इसके सदस्य हैं, इसमें शामिल हैं। और अभी भारत और इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन ने क्रूज पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये सम्मेलन का आयोजन किया अभी 13 और 14 जून 2024 को। कहाँ पे? नई दिल्ली के सुषमा स्वराज भवन में। अच्छा, सुषमा स्वराज जी से आपको याद आएगा एक द्वीप का नाम भी इनके नाम पे रखा गया था, स्वराज द्वीप। कौन सा द्वीप है वो हैवलॉक द्वीप है, जो आपको मिलेगा अंडमान निकोबार में। अच्छा, एक प्रश्न का उत्तर देना है आपको कि पिछले साल मोदी जी ने दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज शुरू किया था वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में। उस क्रूज का नाम क्या है? इसने सबसे लंबी यात्रा की थी, 3200 किलोमीटर की इसने यात्रा की थी इस क्रूज ने। उस क्रूज का नाम मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ये तो आप ही के लिए होमवर्क प्रश्न रहेगा, मैं नहीं बताऊंगा, आप बताएंगे। बाकी कुछ सम्मेलन में आपको जरूर रिवाइज करा देता हूँ जो हमने न्यूज में पढ़े थे 2024 में, इंपॉर्टेंट है ये। तो देखो, एक हमने पूछा था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा साउथ कोरिया के सियोल में। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में। पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में। नवा राइसिन डायलॉग नई दिल्ली में आयोजन हुआ इसका, जिसमें चीफ गेस्ट आपको याद होगा ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस थे।
पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 दुबई में। और भारत याद रखना यूनेस्को के विश्व धरोहर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा 2024 में। 46 नंबर का सेशन है जो इस बार हो रहा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो ये हुआ गांधीनगर में। 9वां अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में हुआ। और पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो ये हुआ था गुजरात में। तो ये इंपॉर्टेंट समिट्स हैं 2024 के, ध्यान में रखना। और आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करूंगा सेशन अच्छा लगा होगा। और वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया अभी तक, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना मेरे दोस्त। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, अभी साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति कौन बने? सिरिल रामाफोसा। फिर पूछा, चंद्रयान 1 के मिशन डायरेक्टर का निधन हो गया, नाम बताओ? श्रीनिवास हेगड़े। फिर पूछा, एक बुक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, इसको किसने लिखा? अल्पना किल्लावाला ने। फिर पूछा, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया 15 जून को। फिर पूछा, वैश्विक शांति सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? 116 है, टॉप पे आइसलैंड था। फिर पूछा, फिक्की के डायरेक्टर जनरल बने हैं ज्योति विज। फिर पूछा, भारतीय सेना को नागास्त्र 1 की पहली खेप मिल चुकी है, ये क्या है? ये एक ड्रोन है। फिर पूछा, 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स इवेंट का खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बन गई? तो आंसर होगा श्रुति वोरा। फिर पूछा, खीर भवानी मेले का आयोजन कहाँ पे हुआ? जम्मू कश्मीर में। और आखिरी प्रश्न था कि सीएम राइज विनोबा स्कूल को द वर्ल्ड बेस्ट स्कूल का पुरस्कार मिला, ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, अभी वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अदिति सेंडे को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।